Hello dear students, a very good morning to all of you and I hope you all are fine and fit at home and doing your work regularly. स्टूडेंट्स मैं आशा करती हूँ आपकी जो पढ़ाई है वो आप कंटिन्यूसली कर रहे हैं और जो भी आपका वर्क डेली दिया जाता है आप डेली रूटीन से उस वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं। सो क्लास 11th हिस्ट्री में हम बात करें, क्लास 11th हिस्ट्री में हम रिवीजन कर चुके हैं मोस्टली सभी चैप्टर्स का एंड प्रीवियस चैप्टर 11 दैट इज़ पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन। अब दोबारा से एक बार से आपका रिवीजन स्टार्ट करवा रही हूँ मैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 9 एंड दैट इज़ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, यानी कि औद्योगिक क्रांति के बारे में आज हम कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से वो डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू अबाउट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, कि आप इंडस्ट्रियल जो रिवोल्यूशन है वो कहाँ से स्टार्ट हुई और इसका क्या मीनिंग होता है। अगर हम बात करें औद्योगिक क्रांति की तो हमने चैप्टर में रीड किया था कि जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन थी वो सबसे पहले इंग्लैंड से स्टार्ट हुई और इसके स्टार्ट होने के भी बहुत सारे रीज़न थे, उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट्स कंटिन्यू आवर क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा कि औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं या औद्योगिक क्रांति क्या होती है। देखो, किसी भी चीज़ को समझने से पहले सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हम उसका कॉन्सेप्ट समझें। तो हमारा चैप्टर बेस है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से, तो इस बारे में हमें पता हो कि जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है वो क्या होती है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन मीन्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री विद क्विक सक्सेशन दैट नॉर्मल स्लो रेट। इट मीन्स कि औद्योगिक जो क्रांति है उसका मतलब यही होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन होना, चेंजमेंट आ जाना, किसमें, इंडस्ट्री में एंड इकोनॉमी में, यानी कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है और जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र हैं उनमें अचानक से क्विकली जो कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्विकली जो चेंजमेंट आते हैं उनका आ जाना। यानी कि एक तो नॉर्मल वे में अगर किसी भी चीज़ का प्रोसेस है वो चल रहा है, नॉर्मल वे में हम कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो चलता रहे, लेकिन अचानक से एकदम से डेवलपमेंट आना किस चीज़ के, किस फील्ड में, इंडस्ट्री में और हमारी जो अर्थव्यवस्था है उस फील्ड में। तो दोनों में ही जो चेंज आया गया उसको नाम दे दिया गया था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। अब ये जो चेंजेस हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं ये एकदम से अचानक से नहीं, बट बहुत सारे ऐसे चेंजेस हुए जो धीरे धीरे दिखाई नहीं दिए और अचानक से उनका जो रिजल्ट था वो सामने आने लगा। तो यही कारण है कि एक नॉर्मल जो स्लो रेट होती है उससे अचानक से क्विकली ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाना इन इंडस्ट्री एंड इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री, दैट इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, औद्योगिक क्रांति का नाम देते हैं। तो आई होप औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आप अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एंड वेयर डिड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बिगिन। अगर हम बात करें सबसे पहले कि जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन थी वो कहाँ से स्टार्ट हुई, सबसे पहले क्या रीज़न था उसका स्टार्ट होने का। द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस बिगिन इन इंग्लैंड इन 18th सेंचुरी। देखो, अगर हम बात करते हैं 18th सेंचुरी की तो 18th सेंचुरी में इसके दो फेजेस स्टार्ट हुए थे। एक सबसे जो स्टार्टिंग का जो फेज़ था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का, उसमें क्या हुआ था कि जो इसमें इस टाइप का हम मान सकते हैं कि जैसे कोयला हो गया, स्टीम इंजन वगैरह हो गए, साथ में जो कॉटन वगैरह की इंडस्ट्री थी उनमें जो डेवलपमेंट हुए। फर्स्ट फेज़ में सारी की सारी चीज़ें वो चलती रहीं और सेकंड फेज़ की अगर हम बात करें तो सेकंड फेज़ में इसका स्टार्ट होना, केमिकल वगैरह हैं ये बनने शुरू हो गए थे। तो 18th सेंचुरी में इंग्लैंड से जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुई, धीरे धीरे जो बाकी कंट्रीज़ थे उनमें स्प्रेड हुई और साथ में बहुत सारे चेंजेस इंडस्ट्री के अंदर देखने को मिले इस रिवोल्यूशन के कारण। अब रिवोल्यूशन आने का कारण क्या था, लोगों में जागरूकता आती जा रही थी, कहीं ना कहीं बहुत सारे इन्वेंशन कर रहे थे लोग, उनकी रुचि थी, जो अभिरुचियाँ थी वो सारी की सारी जागृत हो रही थी इस डायरेक्शन में। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के फील्ड में ऐसी प्रॉब्लम्स थी कि जिनका कहीं ना कहीं सॉल्यूशन किया जाना बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो गया था। तो इसी कारण से जो इन्वेंशन हुए, जो खोजें हुई और जिन्होंने हेल्प की इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में, या कह सकते हैं इंडस्ट्रीज में, उसके डेवलपमेंट में, उसके जो भी वहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा था उसको बढ़ाने में हेल्प की, इस सारी चीज़ों को नाम दे दिया गया था इंडस्ट्रियल
रिवॉल्यूशन का। अब आगे देखते हैं हु कॉइन्ड द टर्म इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फर्स्ट। सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नाम दिया गया, सबसे पहले जिन्होंने इस वर्ड को यूज़ किया वो कौन थे कि इंडस्ट्री के फील्ड में जो भी डेवलपमेंट हो रहे थे, जो भी चेंजेस हो रहे थे, उनको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का नाम देने वाले फर्स्ट कौन थे? जॉर्ज मिशेल ऑफ फ्रांस एंड फ्रेडरिक एंजल्स ऑफ जर्मनी। ये दो ऐसे नाम हैं जिन्होंने सबसे पहले उद्योगों में जो चेंजमेंट आए उनको नाम दे दिया गया था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को सबसे पहले इस शब्द को यूज़ करने वाले कौन कौन थे? जॉर्ज मिशेल थे, साथ कहाँ के थे ये? फ्रांस के थे, और फ्रेडरिक एंजल्स थे जर्मनी के। वर द फर्स्ट टू यूज़ द टर्म इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इन्होंने क्यों यूज़ किया ये वर्ड? क्योंकि अचानक से जो चेंजमेंट आता गया उद्योगों में, उसके कारण प्रोडक्शन इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि इसको एक क्रांति का नाम देना बहुत ही आवश्यक हो गया। तो ये दोनों व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने सबसे पहले जो चेंजमेंट आया उसके लिए जो वर्ड यूज़ किया था, एंड दैट इज़ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज अर्नोल्ड टोयनबी। अर्नोल्ड टोयनबी के बारे में अगर हम बात करें तो ये कौन थे और इतने फेमस क्यों थे? अर्नोल्ड टोयनबी वॉज ए वेल नोन फिलोसफर एंड इकोनॉमिस्ट। ही रोट अ बुक नेम्स लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्नोल्ड टोयनबी के बारे में कि ये कौन थे। ये एक फिलोसफर थे, एक दार्शनिक थे, और एक इकोनॉमिक्स, एक अर्थशास्त्री थे। अब फिलोसफर हैं, उन्होंने एक बुक लिखी। इकोनॉमिस्ट हैं, किसके ऊपर बुक लिखी? तो उन्होंने अर्थव्यवस्था के ऊपर बुक लिखी। ही रोट अ बुक नेम्ड लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड। इट मीन्स कि इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति आई थी उसके ऊपर एक लेक्चर्स इनके द्वारा दिया गया। इसको बुक का नाम भी इन्होंने क्या रखा? लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड। तो ये जो बुक आती है, इसके राइटर का अगर नाम आता है तो इसके राइटर कौन थे? अर्नोल्ड टोयनबी। या चेंज होकर आता है कि अर्नोल्ड टोयनबी की जो लिखी हुई फेमस बुक है, एंड दैट इज़ लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड। तो अर्नोल्ड टोयनबी के बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था के बारे में इतना ज़्यादा इन्होंने चेंजमेंट जो महसूस किया उसको एक पूरी की पूरी बुक उसके ऊपर इन्होंने राइट की थी। और ये जो बुक इनकी लिखी हुई थी ये इतनी ज़्यादा फेमस बुक हो चुकी थी। साथ में इन्होंने ये जो अर्थव्यवस्था थी ब्रिटेन की, इंग्लैंड की, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम किया था। तो ये एक ऐसे अर्थशास्त्री थी जो इंग्लैंड के थे, साथ में ये फिलोसफर भी थे, और इन्होंने अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा काम किया। और साथ में इन्होंने जो चेंजमेंट आए थे इंडस्ट्रीज़ में इंग्लैंड में, उसके ऊपर एक पूरी की पूरी बुक भी लिखी थी। अब हम बात कर रहे थे इसमें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की, तो कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को देखते हैं कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होती है हमारी एग्रीकल्चर से, यानी कि कृषि से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। सारे के सारे जो कह सकते हैं जिसका बेस होता है किसी भी इंडस्ट्री का, वो होता है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन भी आई थी इंग्लैंड में, और उसके बारे में अगर हम बात करें कि एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में आई, उसका क्या मीनिंग है। अब इससे पहले हम बात कर रहे थे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का, तो हम यहाँ पर दोनों ही चीज़ों को कोरिलेट करते हैं, दैट इज़ एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन एंड इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन। तो ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। इंडस्ट्री जब उद्योगों में चेंजमेंट आया अचानक से, और एग्रीकल्चर जब कृषि के क्षेत्र में अचानक से परिवर्तन स्टार्ट हो गया। अब कृषि के क्षेत्र में जो परिवर्तन है वो किस कारण से स्टार्ट होगा? जब खेती के लिए जो भी टूल्स वगैरह हैं, जो सीड्स वगैरह हैं, जो भी केमिकल्स वगैरह उसमें यूज़ होते हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा जो पैदावार होती है, जो प्रोडक्शन होता है एग्रीकल्चर में, वो अचानक से बढ़ गया। तो उसको क्या नाम दे दिया गया? एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन। तो हम सबसे फर्स्ट इसमें देखेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड। दोनों ही जो क्रांति के बारे में हम बात करें, दोनों ही रिवॉल्यूशन के बारे में हम बात करें, तो सबसे पहले दोनों ही कहाँ से स्टार्ट हुई थी? ब्रिटेन से। इट वॉज रिलेटेड टू द प्रमोशन ऑफ एग्रियन इकोनॉमी और कंट्री साइड डेवलपमेंट। अगर हम एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन की बात करें तो ये कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर कृषि से जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है, और साथ में जो कंट्री साइड डेवलपमेंट था, जो देहाती जो विकास था, उससे रिलेटेड है। क्योंकि एग्रीकल्चर का जो मोस्टली काम होता है वो कहाँ पर होता है? गाँव में होता है। और दोनों ही चीज़ें हम देख सकते हैं कि जब खेती के क्षेत्र में जब पैदावार बहुत ज़्यादा होने लगेगी और अचानक से प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो उसको नाम दे दिया गया था
एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन का। और ये स्टार्ट कहाँ से हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी सबसे पहले इंग्लैंड से। अब उसके बाद हम देखते हैं इसमें कि व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, कि कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेंगे एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के और इसके क्या प्रभाव पड़े थे। ड्यू टू द न्यू साइंटिफिक मेथड्स एंड द यूज ऑफ मशीन्स एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस हाईली इंक्रीज्ड, यानी कि इसके कारण जो साइंटिफिक मेथड्स थी, खेती करने के जो वैज्ञानिक तरीके थे, वो नए नए तरीके सामने आए। साथ में नई नई मशीनों का यूज़ किया जाने लगा। एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन था वो अचानक से बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया था। तो ये सारे के सारे इफ़ेक्ट थे एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के। अब एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें मेनली जो ये रिवॉल्यूशन थी वो किस कारण से आई, क्योंकि जो बड़े बड़े कृषि के जो उपकरण थे, टूल्स वगैरह थे, उनका प्रोडक्शन हुआ, उनका इन्वेंशन हुआ, जिससे कि एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। साथ में इरिगेशन के, सिंचाई के जो साधन थे उनका बहुत अच्छा विकास हुआ। साथ में जो HYV सीड्स थे, यानी कि ऐसे उन्नत किस्म के जो बीज वगैरह थे, उनके प्रयोग से जो एग्रीकल्चर में जो डेवलपमेंट हो रहा था, जो प्रोडक्शन में जो इंक्रीजमेंट हो रहा था, वो सारे की सारी चीज़ें किसके लिए सहायक सिद्ध हुई? एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के लिए। तो अलग अलग साइंटिफिक मेथड्स यूज़ किए गए, बड़ी बड़ी मशीनों का यूज़ किया गया। इसके कारण जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था और यही एक रीज़न था कि जो एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन था उसके बहुत अच्छे इफेक्ट पड़ रहे थे और इसी को नाम दे दिया गया था एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन का। उसके बाद हम देखते हैं इसमें कि हाउ डिड इंडस्ट्रियलाइजेशन चेंज्ड फार्मिंग टेक्निक्स, कि जो औद्योगिकरण था उन्होंने किस प्रकार से जो फार्मिंग टेक्निक्स थे उसमें चेंजमेंट लेके आए या उनमें चेंजमेंट हुआ। एट द प्लेस ऑफ वुडन प्लग स्टील प्लग्स केम इन टू बिगिन, यानी कि जो कह सकते हैं कि पहले लकड़ी के जो हल वगैरह यूज़ किए जाते थे उनकी जगह जो स्टील के हल वगैरह थे वो आ गए थे और वो यूज़ करने शुरू हो गए थे। फॉर शोइंग सीड्स मैकेनिकल ड्रिल्स केम इन टू एग्जिस्टेंस, साथ में जो उन्नत किस्म के बीज थे, जो मैकेनिकल ड्रिल वगैरह थी वो भी यूज़ में होने लगी थी। फॉर हार्वेस्टिंग मैकेनिकल्स थ्रेशर्स वर यूज्ड, यानी कि हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो मशीनें थी वो बहुत ही डेवलप की गई, बहुत अच्छी अच्छी मशीनों का इन्वेंशन हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण। और औद्योगिकरण जब चल रहा था तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कोरिलेट थे, कहीं ना कहीं हेल्प हो रही थी, चाहे वो फार्मिंग का फील्ड हो, और फार्मिंग किस में हेल्प कर रही थी? इंडस्ट्रियल जो एरियाज़ थे उनमें हेल्प कर रही थी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है वो सबसे पहले इंग्लैंड से स्टार्ट हुई। साथ में इंग्लैंड से स्टार्ट होने के बाद हम देख सकते हैं इसमें कि हेल्प कर रही है ये फार्मिंग में भी। एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन आई है, उसने हेल्प की इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को डेवलप करने में। तो इस प्रकार से दोनों ही एक दूसरे के पूरक हम कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति दोनों का ही स्टार्टिंग जो टाइम माना जाता है वो स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? इंग्लैंड से हुई थी। तो स्टूडेंट्स, आई होप आज जो क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं वो आप अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।